दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है समसामयिक घटना चक्र जीएस दृष्टि भारतीय इतिहास के अंतर्गत आधुनिक भारत के इतिहास का भाग 5, जिसमें आज की वीडियो में हम असहयोग आंदोलन, स्वराज पार्टी, साइमन कमीशन, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, गांधी इरविन समझौता और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले आइए देखते हैं दोस्तों असहयोग आंदोलन के बारे में। तो असहयोग आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। इसकी प्रारंभ तिथि दोस्तों, असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किया गया था। और देखिए कांग्रेस के अधिवेशन इसमें महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन कलकत्ता में सितंबर 1920 में आयोजित हुआ था, जिसमें असहयोग प्रस्ताव पारित हुआ था, जिसके प्रस्तावक गांधी जी और विरोधी जो थे वो CR दास थे। और कांग्रेस का जो वार्षिक अधिवेशन हुआ नागपुर में दिसंबर 1920 में, इसमें असहयोग प्रस्ताव CR दास इसके प्रस्तावक थे। और इसके अलावा दोस्तों देखिए असहयोग आंदोलन की सफलताएं क्या थीं। दोस्तों जनता के मन से ब्रिटिश शक्ति का भय हट गया। पहली बार देश की जनता संगठित हुई। जनता को आधुनिक राजनीति से परिचय कराने वाला आंदोलन असहयोग आंदोलन था और जनता में आज़ादी की भूख जागी थी। और असहयोग आंदोलन के दौरान ही दोस्तों चौरी चौरा कांड हुआ था 4 फरवरी 1922। देखिए ये डेट अब कंफर्म हो गया है। चौरी चौरा घटना या चौरी चौरा कांड जो है ये 5 फरवरी पहले हम लोग देखते थे, पढ़ते थे, लेकिन अब ये डेट 4 फरवरी हो गया है। 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर क्रोधित भीड़ ने थाने में आग लगा दी थी और इसमें कई सिपाहियों की मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने ये असहयोग आंदोलन स्थगित करने का निर्णय लिया था। और दोस्तों देखिए इसी दौरान कुछ व्यक्तियों ने जो है अपनी उपाधियों का त्याग किया था। कैसर ए हिंद की उपाधि गांधी जी ने त्याग की थी और जमना लाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि का त्याग किया था। असहयोग आंदोलन से संबंधित कुछ अन्य तथ्य हैं। देखिए डॉक्टर मुंजे के द्वारा गांधी जी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया गया था और रविन्द्रनाथ टैगोर का कथन था कि विदेशी वस्त्रों को जलाना अविवेकी या निष्ठुर बर्बादी है। दोस्तों 1921 में काशी विद्यापीठ की स्थापना वाराणसी में की गई थी। 1920 में गुजरात विद्यापीठ की स्थापना अहमदाबाद में की गई थी और 1920 में जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना अलीगढ़ में की गई थी। बाद में इसे दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया था। और वर्ष 1916 बहुत ही महत्वपूर्ण है। BHU यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में की गई थी। अब आइए देखते हैं स्वराज पार्टी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। दोस्तों स्वराज पार्टी की स्थापना जनवरी 1923 में हुई थी और इसकी स्थापना CR दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। दोस्तों CR दास स्वराज पार्टी के अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। इसके अन्य प्रमुख नेताओं में श्रीनिवास आयंगर और NC केलकर थे। दोस्तों स्वराज पार्टी का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो चुनाव के माध्यम से काउंसिल में प्रवेश कर तथा उन्हें काम न करने देने और वर्ष 1919 में भारत शासन अधिनियम का उच्छेदन करना, ये स्वराज पार्टी का उद्देश्य था। दोस्तों स्वराज पार्टी में देखिए दोस्तों चित्तरंजन दास, जो CR दास जिनका नाम है, चित्तरंजन दास इसके अध्यक्ष थे और इनकी उपाधि देश बंधु की थी। और चित्तरंजन दास ने दोस्तों इंग्लैंड में वकालत की पढ़ाई की और वकील के रूप में सबसे बड़ी सफलता इनको अलीपुर बम कांड केस में इन्होंने अरविंद घोष का बचाव किया था। मोतीलाल नेहरू, दोस्तों मोतीलाल नेहरू ने 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय लिया था मदन मोहन मालवीय के साथ। और दोस्तों देखिए स्वराज पार्टी का महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या था? तो दोस्तों स्वराज पार्टी की महत्वपूर्ण उपलब्धि वर्ष 1925 में विट्ठल भाई पटेल सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष चुने गए थे। और स्वराज पार्टी जिसका गठन 1923 में हुआ था, इसका मुख्य उद्देश्य चुनाव के माध्यम से काउंसिलों में प्रवेश करना और उन्हें काम न करने देकर 1919 के भारत शासन अधिनियम का उच्छेदन करना था।
अब आइए देखते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण साइमन कमीशन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। दोस्तों, साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ था और गठन का प्रावधान कहाँ किया गया था, तो 1919 के मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार में 10 वर्ष पर मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार की समीक्षा के लिए एक संवैधानिक आयोग के रूप में साइमन कमीशन के गठन का प्रावधान किया गया था। और साइमन कमीशन की नियुक्ति देखिए नवंबर 1927 में तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री स्टेनली बाल्डविन द्वारा की गई थी। और साइमन कमीशन भारतीय सांविधिक आयोग था। दोस्तों, इसकी संरचना, तो दोस्तों साइमन कमीशन के अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे और अध्यक्ष सहित इसमें कुल 7 सदस्य थे। सभी सदस्य अंग्रेज थे और क्लीमेंट एटली भी इसमें एक सदस्य थे। विरोध किस बात को लेकर हुआ, तो दोस्तों साइमन कमीशन के सभी सदस्य गैर भारतीय थे, इसलिए इसको व्हाइट मैन कमीशन या श्वेत कमीशन कहा गया। और कांग्रेस द्वारा मद्रास अधिवेशन जो दिसंबर 1927 में आयोजित हुआ था, उसमें साइमन कमीशन का विरोध करने का निर्णय लिया गया। दोस्तों, साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत आया था और साइमन कमीशन का बम्बई आगमन, देशव्यापी हड़ताल का आयोजन इस उपलक्ष्य में हुआ था। साइमन गो बैक या साइमन कमीशन वापस जाओ जो है साइमन के विरोध में नारा था। इसके अलावा दोस्तों साइमन कमीशन में जो लाला लाजपत राय की भूमिका रही, तो लाहौर में इन्होंने साइमन कमीशन विरोधी जुलूस का नेतृत्व किया था और पुलिस के लाठीचार्ज में गंभीर रूप से घायल होने के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। लाला लाजपत राय पंजाब के प्रमुख राजनीतिक नेता थे और इनको पंजाब केसरी भी कहा जाता है। अब आइए देखते हैं दोस्तों नेहरू रिपोर्ट के बारे में। दोस्तों, नेहरू रिपोर्ट जो है वो साइमन कमीशन के प्रत्युत्तर में तैयार की गई थी और यह एक सर्वदलीय समिति थे जिसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे। दोस्तों, जो नेहरू रिपोर्ट थी इसमें कुल 9 सदस्य थे और नेहरू रिपोर्ट में पूर्ण स्वतंत्रता के स्थान पर डोमिनियन स्टेट्स की मांग की गई थी और सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचक मंडलों के स्थान पर अल्पसंख्यकों के लिए जो है आरक्षित जो है संयुक्त निर्वाचन क्षेत्रों का प्रस्ताव था। मौलिक अधिकारों का प्रावधान इसमें किया गया था, संवैधानिक जो प्रस्तावित संविधान था। अब आइए देखते हैं कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जिसमें कि पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित किया गया था। दोस्तों, कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन था वर्ष 1929 में आयोजित हुआ था। दिसंबर 1929 में लाहौर में रावी नदी के तट पर। दोस्तों, 31 दिसंबर 1929 को मध्य रात को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लाहौर में रावी नदी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का ध्वजारोहण किया गया था और इसमें पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता का लक्ष्य घोषित किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और महत्वपूर्ण निर्णय कांग्रेस कार्य समिति द्वारा लिया गया था। 2 जनवरी 1930 की बैठक में निर्णय लिया गया था कि 26 जनवरी 1930 का दिन पूर्ण स्वराज दिवस और 26 जनवरी प्रत्येक वर्ष पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और दोस्तों, कांग्रेस के लाहौर का अधिवेशन जो ऐतिहासिक अधिवेशन था भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में, इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। आइए देखते हैं अब देखिए लाहौर कांग्रेस अधिवेशन 1929 के बारे में। दोस्तों, लाहौर अधिवेशन 1929 में जो घोषित संकल्प था उसमें ये कहा गया कि गोलमेज सम्मेलन से कोई लाभ नहीं हुआ। नेहरू कमेटी की डोमिनियन राज्य के दर्जे की योजना को समाप्त कर दिया गया और पूर्ण स्वराज का अर्थ यहाँ पर पूर्ण स्वतंत्रता से लिया गया। और अखिल भारतीय कांग्रेस जब उचित समझेगी नागरिक अवज्ञा आंदोलन आरंभ करेगी। ये लाहौर अधिवेशन 1929 में कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया गया। अब आइए देखते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 के बारे में। दोस्तों देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ये प्रारंभ कब हुआ, तो दांडी मार्च से इसका प्रारंभ माना जाता है। दोस्तों, दांडी मार्च इसकी पृष्ठभूमि में प्रारंभिक पृष्ठभूमि में थी। दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम अहमदाबाद से प्रारंभ हुआ था और सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को दांडी से प्रारंभ हुआ था। देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो है उत्तरी बिहार के सारण जिले में प्रदर्शन कैसा हुआ था, चौकीदारी टैक्स के विरोध में। दांडी मार्च शुरू किया गया था नमक कानून तोड़ने के लिए। और दोस्तों, गांधी जी ने सितंबर 1932 में अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना की और एक साप्ताहिक पत्र हरिजन का संपादन किया था।
अब आइए कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रम को देख लेते हैं। दोस्तों देखिए, महात्मा गांधी को 5 मई 1930 को गिरफ्तार करके यरवदा जेल में रखा गया और गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद अब्बास तैयब जी जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन के नेता हुए और अब्बास तैयब जी की गिरफ्तारी के बाद सरोजनी नायडू द्वारा धरसाना नमक गोदाम पर धावे का नेतृत्व 21 मई 1930 को किया गया और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में खुदाई खिदमतगार नामक संगठन की स्थापना खान अब्दुल गफ्फार खां के द्वारा किया गया। और देखिए, मणिपुर में जिया तरंग आंदोलन का नेतृत्व रानी गैडिनल्यू ने, जो कि नगा जाति की महिला थी, इन्होंने किया था और गैडिनल्यू को रानी की उपाधि जो है वो जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। अब आइए देखते हैं दोस्तों गांधी इरविन समझौता 1931 के बारे में। दोस्तों, गांधी और इरविन के मध्य समझौता के मध्यस्थ या मीडिएटर तेज बहादुर सप्रू और MR जयकर थे और फरवरी 1931 में वार्ता प्रारंभ हुई थी दिल्ली में। समझौते की तिथि 5 मार्च 1931 है। और दोस्तों, गांधी इरविन समझौता 1931 के बारे में सरोजनी नायडू का कथन था कि गांधी और इरविन दो महात्मा हैं। अब आगे आइए देखते हैं गांधी इरविन समझौते के प्रमुख बिंदुओं के बारे में। दोस्तों, गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने को तैयार हो गई। सभी युद्धबंदियों जिनके विरुद्ध हिंसा का आरोप नहीं था उनको रिहा करने का आदेश दिया गया। विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों पर शांतिपूर्ण धरना देने का अधिकार, समुद्र तटीय प्रदेशों में बिना नमक कर दिए नमक बनाने की अनुमति और कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हो गई थी। दोस्तों, इरविन के जीवनीकार एलन कैंपबेल जॉनसन के अनुसार गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ कैसे थे, तो सांत्वना पुरस्कार के रूप में। वायसराय इरविन ने गांधी जी को जेल से कब रिहा किया था? 26 जनवरी 1931 को। 1930 में अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड के नायक कौन थे? तो दोस्तों याद रखिएगा, पेशावर कांड के नायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली थे। और सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने किसको महत्व दिया था? रचनात्मक कार्यक्रम को। अब आइए देखते हैं दोस्तों कांग्रेस के एक महत्वपूर्ण कराची अधिवेशन के बारे में जो 26 से 31 मार्च 1931 को आयोजित हुआ था। और दोस्तों, कांग्रेस के कराची अधिवेशन का उद्देश्य गांधी इरविन समझौते को मंजूरी देना था। इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 में मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंध प्रस्ताव पारित किए गए। और इसी यानी कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 में गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है, गांधीवाद नहीं। और ये पहला अवसर था जिसमें कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज को परिभाषित किया गया। और इसके अलावा दोस्तों, कांग्रेस के कराची अधिवेशन में देखिए मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रारूपित किया गया। दोस्तों, कांग्रेस के कराची अधिवेशन के बारे में सुभाष चंद्र बोस का कथन है। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है कि कांग्रेस का कराची अधिवेशन महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा थी। अब आइए देखते हैं दोस्तों गोलमेज सम्मेलन या राउंड टेबल सम्मेलन जो हुए थे उनके बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों को। देखिए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 के बीच हुआ था और इसकी महत्वपूर्ण और विशेष बात यह रही कि कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया था। इसमें ईसाइयों का प्रतिनिधित्व KT पॉल के द्वारा किया गया था और सम्मेलन का उद्घाटन ब्रिटिश सम्राट द्वारा किया गया जिसके अध्यक्ष रैमजे मैकडोनाल्ड थे। दोस्तों, प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में आयोजित हुआ था और इसमें 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तेज बहादुर सप्रू, मोहम्मद अली जिन्ना, भीमराव अंबेडकर, मुंजे और MR जयकर ये महात्मा गांधी जो है ये प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। और एक महत्वपूर्ण तथ्य है, महात्मा गांधी ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन पे आते हैं तो दोस्तों इसकी अवधि 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक थी और इसमें सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, मदन मोहन मालवीय और गांधी जी की भागीदारी थी। गांधी जी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि थे और ये SS राजपुताना जहाज से लंदन गए थे। लंदन के किंग्सले हॉल में गांधी जी ठहरे थे और स्वदेश वापसी पर गांधी जी का बयान था कि ये सच है कि मैं खाली हाथ लौटा हूं, किंतु मुझे संतोष है कि जो ध्वज मुझे सौंपा गया था उसे नीचे नहीं होने दिया और उसके सम्मान के साथ समझौता नहीं किया। दोस्तों, सांप्रदायिक पंचाट यानी कम्युनल अवार्ड और पूना पैक्ट के बारे में जान लेते हैं।
तो 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडोनाल्ड ने अपने सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा की, जिसे क्या कहा गया, तो उसको सांप्रदायिक पंचाट या कम्युनल अवार्ड कहा गया। दलितों को भी अल्पसंख्यक मानकर हिंदुओं से अलग कर दिया गया कम्युनल अवार्ड के अंतर्गत। और गांधी जी ने अपना पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था, सांप्रदायिक निर्णय के विरुद्ध किया था। और दोस्तों देखिए 24 सितंबर 1932 को अंबेडकर और गांधी जी के अनुयायियों के मध्य हुए समझौते को क्या कहा जाता है, इसको पूना पैक्ट या यरवदा समझौता कहा जाता है। दोस्तों पूना समझौते पे जो है 24 सितंबर 1932 को हस्ताक्षर हुए थे और हस्ताक्षर करने वालों में दलितों की ओर से डॉक्टर अंबेडकर और हिंदुओं की ओर से मदन मोहन मालवीय थे। और एक महत्वपूर्ण तथ्य कि महात्मा गांधी ने पूना समझौता पर हस्ताक्षर नहीं किया था। तीसरा गोलमेज सम्मेलन दोस्तों ये 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक हुआ और इसमें महत्वपूर्ण बात ये रही कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन का कांग्रेस द्वारा बहिष्कार किया गया था। अब आइए कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 के बारे में देखते हैं। तो दोस्तों कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का नाम ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी था। मई 1934 में पटना में कांग्रेस समिति की बैठक के दौरान कुछ सदस्यों की अलग से बैठक हुई और इसमें ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना को औपचारिक मान्यता दी गई। और अक्टूबर नवंबर 1934 में बम्बई में इसकी नीतियाँ और कार्यप्रणालियाँ तय की गई, जिसके महासचिव जयप्रकाश नारायण और अध्यक्ष नरेंद्र देव को बनाया गया था। जयप्रकाश नारायण के बारे में दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। वर्ष 1934 में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी के पटना में संयोजक थे और ये बिहार सोशलिस्ट पार्टी से भी संबद्ध रहे। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक भी कहा जाता है और भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने राम मनोहर लोहिया और अरुणा आसफ अली के साथ मिलकर गुप्त रूप से भारतीय जनता को संगठित किया। दोस्तों 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान पर इन्होंने संपूर्ण क्रांति यानी टोटल रिवॉल्यूशन का आह्वान किया और वर्ष 1999 में इन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। कुछ विविध तथ्यों को जान लेते हैं दोस्तों। देखिए गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931 को। कांग्रेस का कराची अधिवेशन 26 से 31 मार्च 1931 और पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को हुआ था। और आइए देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को। ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन की स्थापना 1942 में किसके द्वारा की गई, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। वर्ष 1926 में एमसी राजा की अध्यक्षता में स्थापित संस्था का नाम क्या था, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन। अगला प्रश्न है कि इतिहास बताता है कि महात्मा गांधी क्षणिक भूत की तरह धूल उड़ाते हैं, स्तर नहीं उठाते, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कथन है। और दलित वर्गों का संघ के संस्थापक कौन थे, बाबू जगजीवन राम। अब आइए देखते हैं दोस्तों लास्ट में प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडल के गठन से संबंधित प्रश्नों को। देखिए दोस्तों जुलाई 1937 में 6 प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल गठित हुआ था। इन प्रांतों में मद्रास, बम्बई, मध्य प्रांत, उड़ीसा, बिहार और संयुक्त प्रांत था। 5 प्रांतों में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला था, मद्रास, बिहार, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत और उड़ीसा। तो कहाँ पर इसको दोस्तों पूर्ण बहुमत नहीं मिला था, तो देखिए बम्बई में। बाद में पश्चिमोत्तर प्रांत और असम में भी कांग्रेस ने सहयोगी दलों के साथ मिलकर मंत्रिमंडल बनाया था। और यहाँ पर देखिए बम्बई, असम और उत्तर पश्चिम प्रांत में कांग्रेस को बहुमत नहीं, लेकिन 3 प्रांतों में सबसे बड़े दल के रूप में उभरा था। अब आइए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। वर्ष 1937 में हुए चुनाव में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडलों का कार्यकाल कितना था, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो 28 माह था 1937 में चुनाव में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडलों का कार्यकाल। अगला प्रश्न है अक्टूबर 1939 में सभी कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दिया था। कब, तो द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों की स्वीकृति के बगैर ब्रिटेन द्वारा भारत को शामिल किए जाने के विरोध में। और जिन्ना द्वारा भारत के सभी मुसलमानों से 22 दिसंबर 1939 के दिन मुक्ति दिवस मनाने का आह्वान किया गया था कांग्रेस मंत्रिमंडलों से त्यागपत्र देने की खुशी में। और देखिए दोस्तों यहाँ पर संयुक्त प्रांत सरकार 1937 में प्रधानमंत्री गोविंद वल्लभ पंत थे, कानून और न्याय मंत्री के.एन. काटजू थे और वित्त विभाग रफ़ी अहमद किदवई के पास था। अब आइए देसी रियासतों से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों देसी जो है बटलर समिति देसी रियासतों से संबंधित थी और इसका गठन 1927 में हुआ था। इसका अन्य नाम भारतीय रियासत समिति था
और उद्देश्य था भारत सरकार और भारतीय रियासतों के मध्य संबंधों की जांच करना और ब्रिटिश भारत तथा भारतीय रियासतों के मध्य आर्थिक और वित्तीय संबंधों में सुधार की सिफारिश करना। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय राज्य जन कॉन्फ्रेंस का आयोजन कब किया गया था? दिसंबर 1927 में। और अगला प्रश्न है, भारत प्रजामंडल यानी ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष 1939 में किसे चुना गया था? जवाहरलाल नेहरू को। और 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भारत में विलय के लिए हस्ताक्षर पत्र किसको सौंपा था? जवाहरलाल नेहरू को। और इस वीडियो यानी आधुनिक भारत के इतिहास के भाग 5 का अंतिम प्रश्न है कि भारतीय संघ में अधिकांश रजवाड़ों का विलय कब हुआ था? तो 1947 में। तो ये था आज का जो सेट था दोस्तों आधुनिक भारत के इतिहास का जीएस दृष्टि प्रैक्टिस सेट संख्या 5, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन खंड और दोस्तों भारतीय इतिहास या इतिहास विषय से आयोजित अन्य परीक्षाओं के जैसे टीजीटी, पीजीटी, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, जीआईसी प्रवक्ता आदि के लिए भी ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।